हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ट्यूशन जेपीएससी एंड नेट में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग विदेशियों का विवरण कर रहे थे। ये क्लासेस हमारे नेट जीआरएफ के लिए चल रही हैं, जो कि मैं भारतीय इतिहास प्रिंट पब्लिकेशन की जो बुक आती है उससे पढ़ा रही हूँ। विदेशियों का विवरण हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें से कि हमने यूनान के जो टेसियस और हेरोडोटस जो भी विदेशी यात्री हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने 3 राजदूत मेगास्थनीज, डैमेस्कस और डायनोसियस के बारे में पढ़ा, जो कि चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक के दरबार में थे। उसके बाद हम लोगों ने चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पीरियड में कौन कौन से राजदूत थे उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने टॉलेमी की ज्योग्राफी और पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के बारे में पढ़ा। फिर हमने प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरी का पढ़ा। फिर हम चीनी यात्री के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि फाहियान, वेनसांग और इतिसिंग प्रमुख हैं। फाहियान के बारे में हमने पढ़ लिया था कि उसने भारत का वर्णन फोकोक्वी नामक बुक में किया है और भारत को तिएंचु कहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं वेनसांग के बारे में। वेनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासन काल में भारत आया था। वो भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। वेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत CU के नाम से जाना जाता है। फोकोक्वी हमारा फाहियान का था और वेनसांग का हमारा CUK के नाम से जाना जाता है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। भारत को इंतु कहा है। वेनसांग ने भारत को इंतु कहा है, जिसमें फाहियान और वेनसांग दोनों बौद्ध थे। बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। फाहियान 14 वर्ष तक भारत में रहा। ठीक है, ये तो जानते ही हैं। फाहियान 14 वर्ष तक भारत में रहा था और यहाँ के बारे में जाना था और उनके बारे में लिखा था। तीसरा राइटर है हमारा इतिसिंग। इतिसिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया। वेनसांग भी 7वीं सदी में आया था, लेकिन वो हर्ष के काल में आया था। ठीक है, और इतिसिंग जो था 7वीं सदी के अंत में भारत आया। वो बहुत समय तक विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। उसने बौद्ध शिक्षा संस्थाओं और भारतीयों की वेशभूषा, खान पान आदि के विषय में लिखा। मातवान लिन ने हर्ष के पूर्वी अभियान और चाओ जू कुआ ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। ये अन्य राइटर्स हैं, मातवान लिन और चाओ जू कुआ, ये हर्ष के बारे में लिखता है और चाओ जू कुआ जो है वो चोल के बारे में लिखता है। ठीक है, चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व वेनसांग और युआन चुआंग अथवा युआन चुआंग को ही जाता है। दोनों एक ही है। उसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स उसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये इंग्लिश वर्ड्स हैं। अरबी यात्रियों के वृत्तांत। अब हम चीनी यात्रियों ने देख लिया, हमें अब अरबी यात्री देखते हैं। अरबी यात्रियों तथा लेखकों के विवरण से हमें महत्वपूर्ण मध्यकालीन के सामाजिक और संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। इन व्यापारियों और लेखकों में मुख्य हैं अल-बुरूनी, सुलेमान और अल-मसूदी। अरबी लेखकों में अल-बुरूनी का नाम सर्वप्रसिद्ध है। 11वीं शताब्दी में वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में उसने अल-बुरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद अर्थात किताबुल हिंद में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। तहकीक-ए-हिंद किस नाम से और जाना जाता है, तो किताबुल हिंद के नाम से।
और इसे किसने लिखा है? तो अल-बरूनी ने लिखा है। अल-बरूनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था, ठीक है। वो बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त किया गया था। अल-बरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। वह गीता से विशेष रूप से प्रभावित था। 9वीं शताब्दी में भारत आने वाला अरबी यात्री सुलेमान पाल एवं प्रतिहार शासकों जो सुलेमान पाल नहीं, सुलेमान जो दूसरा राइटर है हमारा, दूसरा अरबी यात्री है सुलेमान, उसने पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन किया है, ठीक है। अब तीसरा यात्री है हमारा अल-मसूदी। अल-मसूदी बगदाद का था। उसने राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दिया है। वह 10वीं शताब्दी में भारत आया था, ठीक है। यानी कि अल-बरूनी से भी पहले अल-मसूदी आया था 10वीं शताब्दी में ही। अल-बरूनी तो हमारा इसके साथ आया, महमूद गजनवी के साथ आया और वो 11वीं शताब्दी में आया था। उपयुक्त विदेशी यात्रियों के विवरण के अतिरिक्त कुछ फारसी लेखक के विवरण भी प्राप्त होते हैं। इनमें महत्वपूर्ण है फिरदौसी कृत शाहनामा, मतलब कि शाहनामा के राइटर जो है वो फिरदौसी हैं। मिनहाज उद सिराज कृत तबाकत ए नासिरी, जियाउद्दीन बरनी कृत तारीख़ फिरोज शाही। ये हमारे कुछ राइटर्स और उनके क्या बोलते हैं बुक के नाम। तारीख़ फिरोज शाही किसने लिखा? तो जियाउद्दीन बरनी ने लिखा। तबाकत ए नासिरी किसने लिखा? तो मिनहाज उस सिराज ने लिखा। अब हम आगे चलते हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास में ताम्रपाषाणिक काल आता है। ताम्रपाषाणिक काल मीन्स चालकोलिथिक पीरियड। गिलुंद से प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं। प्रस्तर मीन्स पत्थर। यद्यपि जौरवे ग्रामीण संस्कृति थी, फिर भी इनामगांव और तैमाबाद में नगरीकरण की आरंभिक स्थिति का दर्शन होता है। जौरवे कहाँ पर है? जौरवे कल्चर कहाँ पर है, किस स्टेट में है, आप ये बताइए। अगर आपको दैमाबाद का पता होगा कि कहाँ है और ये किस चीज़ का साउदर्न मोस्ट साइट है, ये भी आप लोग बताइए। चित्रित मृदभांडों का प्रयोग सर्वप्रथम इसी युग के लोगों के द्वारा किया गया था। भारत में उत्खनित पुरावशेषों के आधार पर प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का अनुक्रम इस प्रकार है। कायथा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति, अहाड़ की ताम्रपाषाणिक संस्कृति, मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति तथा चौथा जौरवे की ताम्रपाषाणिक संस्कृति। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पहले कायथा की संस्कृति आई, फिर अहाड़, फिर मालवा, फिर जौरवे KAMJ, ये तो याद ही रह गया है। KAMJ से माइकल जैक्सन, इसे याद कर लीजिए, माइकल जैक्सन। क से कायथा, आ से अहाड़, M से मालवा, J से जौरवे। कायथा की पहचान वराह मिहिर की जन्म स्थली कपिथक से की जाती है। मालवा के ताम्रपाषाणिक संस्कृति की जानकारी नवादा टोली और महाबलेश्वर के उत्खननों से सर्वप्रथम हुआ है। मालवा संस्कृति की तुलना मध्य एशिया की फरगना घाटी की चुस्त संस्कृति से की जाती है। ठीक है, मालवा घाटी की तुलना किससे की जाती है?
तो चुस्त संस्कृति से की जाती है, जो कि मध्य एशिया की थी और फरगना घाटी की थी। दैमाबाद के उत्खनन से एक गैंडा, एक हाथी, भैंसा और एक रथ जिस पर एक व्यक्ति खड़ी मुद्रा में है प्राप्त हुआ है। ये सभी वस्तुएं तांबा की है। ठीक है। इनाम गांव के उत्खनन से मकान गोल आकार में निर्मित होने का साक्ष्य मिलता है। मतलब गोल आकार के मकान कहाँ से मिलते हैं? तो हमारे इनाम गांव से मिलता है। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों के साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्रपाषाणी काल कहते हैं। सर्वप्रथम धातु को औजारों में प्रयुक्त किया गया वह थी तांबा। मतलब सबसे पहले किस मेटल का प्रयोग किया? तो कॉपर का प्रयोग किया गया। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आहार और गिलोंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, कैथा और एरन है। पश्चिमी महाराष्ट्र एवं दक्षिण पूर्वी भारत है। ये याद कर लीजिएगा। मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता है। मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माना जाता है। मालवा कल्चर में कौन कौन से? तो मालवा कल्चर ताम्रपाषाणी कल्चर में यानी चालकोलिथिक कल्चर में हमारा मालवा तीसरा नंबर पे आता है। लेकिन मतलब तीसरा इन सीक्वेंस तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन उसकी जो पॉटरी थी वो सबसे ज़्यादा विकसित थी। ठीक है। सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं। जहाँ उत्खनन हुए हैं वे स्थल हैं अहमदनगर के जौरवे, नेवासा, दैमाबाद, पुणे में चंदोली, सोनगांव एवं इनाम गांव आदि। ये सभी स्थल जौरवे संस्कृति के हैं। जौरवे संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां जैसे दैमाबाद, इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। जौरवे स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है। आहार की प्राचीनतम नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। इस संस्कृति का काल 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच कहीं रखा जा सकता है। गिलोंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। यहाँ एक प्रशस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं। कहाँ मिला है प्रशस्तर फलक उद्योग के अवशेष? तो गिलोंद में। इस काल में लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। लगभग ये सभी अनाज महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवादा टोली में भी पाए गए हैं। खुदाई के परिणाम स्वरूप इतने सारे अनाज भारत के अन्य किसी भी स्थान से नहीं मिले हैं। तो महाराष्ट्र के नर्मदा नदी के तट पर जो नवादा टोली है वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा अनाज मिला है। आहार के लोग पत्थर से बने घरों में रहते थे। दैमाबाद की ख्याति भारी संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। इनमें से कुछ वस्तुओं पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव लक्षित होता है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। ताम्रपाषाण के लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। इसके अतिरिक्त इनाम गांव में कुम्भकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्प, चूना बनाने वाले, खिलौनों की मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले और कारीगर भी दिखाई देते हैं। इस काल के लोगों के संस्कारों और धार्मिक संप्रदायों के बारे में कुछ आभास मिलता है। महाराष्ट्र में लोग मृतक के अस्थि कलश में रखकर अपने घर के फर्श के अंदर नॉर्थ, साउथ
दिशा में गाड़ते थे, उत्तर दक्षिण दिशा में। ताम्रपाषाण के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे तथा वृषभ धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। इस काल में सामाजिक असमानता आरंभ हो चुकी थी। महाराष्ट्र में पाई गए कई जौरवे बस्तियों में एक तरह का निवासगत अधिक्रम, ऊंच नीच का क्रम दिखाई देता है। इसमें जौरवे में द्विस्तरीय निवास का आभास मिलता है। तिथि क्रम के अनुसार भारत में ताम्रपाषाण बस्तियों की अनेक श्रृंखलाएं हैं। कुछ तो प्राक हड़प्पीय हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन हैं, तो कुछ हड़प्पोत्तर काल की हैं। मतलब कि प्री हड़प्पा, फिर हड़प्पा एंड पोस्ट हड़प्पा। प्राक हड़प्पा अवस्था संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के कालीबंगा एवं हरियाणा के बनावली स्पष्टता ताम्रपाषाणिक हैं। मतलब कि कुछ हड़प्पा के साइट भी हमारे चालकोलिथिक पीरियड से मैच खाते हैं, जैसे कि कालीबंगा जो राजस्थान में है और बनावली जो कि हरियाणा में है। ये सब सिंध प्रांत के कोटदीजी भी ताम्रपाषाणिक अवस्था में है। सिंध में, ये पाकिस्तान में हो गया, वहाँ का कोटदीजी। कायथा में मेरुभांडों पर प्राक हड़प्पन, हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है। 1200 ईस्वी ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया। केवल जौरवे संस्कृति ही 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। ठीक है। तो सबसे लंबे पीरियड तक कौन से चालकोलिथिक संस्कृति रही, तो वो थी हमारी जौरवे। ताम्रपाषाणिक वस्तुओं के विलुप्त हो जाने के कारण अत्यल्प वर्षा या सूखा माना जाता है। ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व। सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। ठीक है। चित्रित मृदभांडों का प्रयोग सर्वप्रथम ताम्रपाषाणिक लोगों ने ही किया, मतलब वो उसमें डिजाइन बनाने लगे। दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था अलक्षित रूप से ही ताम्रपाषाण अवस्था में परिणत हो गई। अतः इन संस्कृतियों को नवपाषाणीय ताम्रपाषाण संस्कृति का नाम दिया गया। मतलब कि साउथ इंडिया में जो भी न्यूलिथिक साइट थे वो ही धीरे धीरे हमारे चालकोलिथिक मतलब कि कल्चर में कन्वर्ट हो गए, जिसके कारण इन्हें न्यूलिथिक चालकोलिथिक कल्चर कहा जाता है। मालवा एवं मध्य भारत में जैसे कायथा, एरन की बस्तियां ताम्रपाषाण काल की सबसे प्राचीन बस्ती है। ठीक है। पश्चिमी महाराष्ट्र की बस्तियां बाद की मालूम होती हैं। मतलब सबसे पुराना जो है वो कायथा और एरन है। ये कहाँ पर है, हमारा मिड इंडिया में है और मालवा में है। जैसे कि वेस्टर्न साइड में जो भी हमारा डेवलप हुआ है चालकोलिथिक साइड, वो बाद का है, पहले मिडिल में डेवलप हुआ। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। ठीक है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरन की और पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है, मतलब कि फोर्टिफाइड है। प्राचीन भारत में संपूर्ण समाधान तथा पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था। मतलब पूर्व में आंशिक था, पश्चिम में पूर्ण था। ताम्रपाषाण स्थलों में हल और फावड़ा भी पाया गया है। ताम्रपाषाण युग के लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे, मतलब वो लिखना नहीं जानते थे और न ही नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युगीन यानी हड़प्पा कालीन लोग नगरवासी थे। सबसे बड़ी ताम्र निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबा के औजार तथा हथियार एवं 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। यहाँ तक हमारा था चालकोलिथिक पीरियड।
चालकोलिथिक पीरियड के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। मालवा जो उत्कृष्टतम ताम्र पाषाण मृदभांड है, मतलब कि ये हमने पढ़ा ही कि मतलब कि मालवा जो है वो सीक्वेंस में 3rd नंबर पर आता है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब कि डेवलप पॉटरी पाई जाती है। नवादा टोली जो कि नर्मदा नदी के किनारे है, इतने सारे अनाज अन्यत्र कहीं नहीं मिलते हैं, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारा अनाज मिला है। दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है। यह एक सबसे बड़ी बस्ती है जहाँ पर कलश समाधान फिर समाधान का जो दिशा है घर के अंदर उत्तर दक्षिण के मतलब कि डायरेक्शन में पाया जाता है। इनाम गांव क्या है? किलाबंद बस्ती, फोर्टिफाइड तो आपका रहने का जगह, हाथी दांत शिल्पकार, चूना बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले आदि का विवरण मिलता है। महाराष्ट्र जौरवे संस्कृति, ये द्विस्तरीय निवास है, मतलब कि यहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव शुरू हो चुका था। कोटदीजी, आमरी, कालीबंगा, गणेश्वर, ये जो साइट्स हैं ने हड़प्पा के उदय की पृष्ठभूमि बनाई। ठीक है। कालीबंगा व बनावली प्राक हड़प्पन अवस्था तथा ताम्रपाषाणिक। ठीक है। प्राक हड़प्पा मतलब प्री हड़प्पन पीरियड, जो भी पीरियोडिक कंडीशन, और चालकोलिथिक। ताम्रपाषाणिक बस्तियों के लुप्त होने के कारण अल्पीय वर्षा या सूखा है, मतलब बहुत कम ही वर्षा होती थी, इसलिए चालकोलिथिक जो भी कल्चर है वो बंद हो गया। ताम्रपाषाणिक संस्कृति तत्वत ग्रामीण पृष्ठभूमि की भूमि थी, यानी कि रूरल बेस्ड भूमि थी, और एग्रीकल्चर यहाँ पे होता था ज़्यादा, व्यापार लोग बहुत ही कम करते थे। अब हमारा लास्ट है भारत के लौह काल कहाँ से शुरू होता है? डेट मीन्स वैदिक का मिड वैदिक से। लोहे को खान से निकालने और धातु शोधन की प्रक्रिया सर्वप्रथम प्रचलन संभवतः एशिया माइनर यानी कि टर्की अथवा कास्केसस क्षेत्र में हुआ। हित्ती सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम लोहे का महत्व को समझे और इसके ज्ञान के रहस्य को 1200 बीसी तक अपने साम्राज्य की सीमा से बाहर नहीं जाने दिया। 1200 बीसी में हमारा वैदिक पीरियड चल रहा था। ठीक है। वैदिक पीरियड हमारा 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक है, जिसमें कि बीच में 1000 बीसी में हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोहा का उपयोग प्रारंभ होता है। ये सबसे पहले जो उपयोग किया था हित्ती सभ्यता के लोग किए थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में डिबेट चल रहा है कि झारखंड की जो असुर जनजाति थी वो मतलब कि 800 मतलब टाइम पीरियड तो नहीं मालूम, लेकिन वो मतलब कि हित्ती लोगों से भी बहुत पहले से ये लोग मतलब कि लोहा का उपयोग कर रहे हैं। अगर ये चीज़ साबित हो जाती है तो मतलब कि पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में ये लोग सबसे पहले लोहा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। असुर जो है वो झारखंड मतलब कि झारखंड की एक जनजातीय समूह है। 1200 बीसी के आसपास हित्ती सभ्यता का पतन हुआ और यहीं से इस तकनीक से परिचित कारीगर जीविका की तलाश में साम्राज्य की सीमा से बाहर गया। ठीक है। जब हित्ती सभ्यता समाप्त हो गया तो यहाँ के कारीगर क्या थे, वो पूरे विश्व में फैलने लगे। व्हीलर के अनुसार भारत में लोहे का प्रचलन ईरान के हखामनी शासकों द्वारा किया गया। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ सुत्तमिपात, ये शायद सुत्तपितक है। बौद्ध ग्रंथ सुत्तपितक से ज्ञात होता है कि लोग लोहे के फाल के तपने व तपानुशीतन की क्रिया से परिचित थे। इससे स्पष्ट है कि भारत में कृषि कार्यों में लोहे का प्रयोग 800 से 700 बीसी तक होने लगा था। 1000 बीसी
1000 BC के आसपास उत्तरी भारत के हस्तिनापुर क्षेत्र में एटा जिले में अतरंजी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो भारत में प्राचीनतम ज्ञात तिथि है। मतलब कि 1100 BC में हमारा वैदिक पीरियड शुरू हो जाता था। ये वैदिक पीरियड को लोहे के उपयोग के आधार पर ही हमारा वैदिक पीरियड 2 भागों में बटा हुआ है, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। लेटर वैदिक के साइट का नाम क्या है आपका? हस्तिनापुर क्षेत्र का एटा जिला का अतरंजी खेड़ा, वहाँ से सबसे पहले साक्ष्य मिला है। पूर्वी भारत में पांडु राजा दिवी से लौह धातु मल और धातु शोधन में प्रयुक्त भट्टियाँ मिली हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट साइट है, पांडु राजा दिवी, जिसका काल 750 BC के आसपास है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीय क्रांति में लोहे का महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आज रखते हैं। फिर उसके बाद कल से हम लोग सिंधु हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा चैप्टर है भारतीय प्राचीन इतिहास। ठीक है, चलिए कल पढ़ते हैं अब आगे। थैंक यू।